हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन। फिर से हम लोग क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबर्ड की प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पर नियर अबाउट आपको फोर क्लोज टेस्ट एंड नियर अबाउट आपको एट पैराजंबर्ड फोर क्लोज टेस्ट एंड एट पैराजंबर्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एंड लेक्चर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली नहीं मिल पा रहे हैं आपको ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं थोड़ा-सा मैराथन्स प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, है ना? प्लान नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी उस पे वर्कआउट चल रहा है। जैसे आपका जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन है साइनो एंटो, उस पे वर्कआउट चल रहा है और बहुत जल्द आपको इस वीक के वीकेंड तक, है ना, वो लेक्चर्स देखने को मिल जाएँगे, है ना? तो हालाँकि फिर भी लेक्चर्स यहाँ से रेगुलर रहेंगे और वो जो मैराथन्स है साइनो एंटो के, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 क्लोज़ टेस्ट हैं और चारों की आपको मार्किंग बतानी है। वीडियो को पॉज़ करके खुद से ट्राई करना है, देन आपको अटेम्प्ट करना है ना? बाद में आंसर चेक करना है। आवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम डज़ नॉट लाई। हमारी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, वो लाई नहीं करती। इस पर कह रहा था इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीपल, कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं, उस पर लाई नहीं करती। कैसे? कह रहा है जनरली, ब्रॉडली, वाइडली, मियरली। अब जनरली आप जानते हो सामान्य तौर पर, ब्रॉडली व्यापक, है ना? वही सेम मीनिंग वाइडली का है। मियरली, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के स्टूडेंट का अलग-अलग अप्रोच हो सकता है। आपका अलग हो सकता है। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका मियरली। मियरली का मतलब होता है केवल और मात्र। तो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, वो केवल जो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, केवल उस बात पर डिपेंड नहीं, उस बात पर लाई नहीं कर रही, है ना? और भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, इस वजह से पॉपुलेशन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अब देखो आंसर तो ये हो गया मेयरली। एक स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करेगा कि तीनों का मीनिंग पता है ना? और फोर्थ वाले का मीनिंग नहीं पता है, तो दैट इज़ व्हाई ये हो गया। दूसरा एक बात और, यहाँ पर जो ये नॉट वर्ड लगा रहा है, दैट इज़ व्हाई, उस वजह से हम जनरली, ब्रॉडली और वाइडली के साथ नहीं जाएँगे। और कॉन्टेक्स्ट से ये कहता है कि जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो केवल एकमात्र चीज़ पर डिपेंड नहीं है, एकमात्र चीज़ पर लाई नहीं है। वो है नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीपल। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेयरली। इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा और आगे चल के क्लियर होगा। अब चलते हैं सेकंड में। क्या कह रहा है? इन नंबर ऑफ पीपल, द रियल एंड द मीनेस्ट टू द। अब यहाँ पर देखो एंड से कनेक्ट कर रहे हो। एंड एक कंजक्शन है, यू नो वेरी वेल। अब इसके पहले आपको फिल करना है। मैंने कहा था एफआईबी के पहले एंड एफआईबी के बाद, दोनों पर आपको कंसीडर करना है कि दोनों के पहले क्या है, बाद में क्या है। जैसे अगर आप देखोगे तो एंड दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करता है। मैंने बताया आपको कि एंड जो है वो हमारी इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट है, यू नो वेरी वेल, है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बाद ये मीनस लिख रहा है। इसका मतलब मीनस मतलब खतरा, ये नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव इन द सेंस कि अनप्लीजेंट मीनिंग देगा। आप पॉइंट लगाओगे या मीनिंग लगाओगे, आइडिया लगाओगे या थ्रेट लगाओगे। अब यहीं से पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पर मीनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ थ्रेट, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा थ्रेट। थ्रेट के साथ भी टू का यूज़ करते हो, मीनस के साथ भी टू का यूज़ करते हो, दैट इज़ व्हाई उसने कॉमन करके एक जगह उस प्रीपोज़िशन को मेंशन कर दिया है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो गया दैट विल बी थ्रेट। अब बाकी क्यों एलिमिनेट करी? पॉइंट, मीनिंग, आइडिया, क्योंकि एंड से हमें 2 सेम टाइप के वर्ड्स चाहिए, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा थ्रेट, विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ अप टू क्वेश्चन नंबर 3, मीनस टू द। अब कह रहा है ऑफ अस ऑल। और ये खतरा है, किसके लिए खतरा है? किसके लिए थ्रेट है? किसके लिए मीनस है? टू दी ऑफ अस ऑल। कह रहा वेलफेयर मतलब भलाई। करियर जानते हो आप? पैसा। फ्यूचर आप जानते हो, लाइफ आप जानते हो, है ना? अब यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे, वेलफेयर ऑफ अस या कैरियर ऑफ अस, है ना? करियर तो एक तरीके से ऑक्यूपेशन को आप बोलते हो, तो उसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बन नहीं रहा, दैट इज़ व्हाई इसको एलिमिनेट करेंगे। वेलफेयर मतलब भलाई होता है। यहाँ पर या तो लाइफ आएगा या तो फ्यूचर आएगा। अब यहाँ पर देखो एक बात, सिंपल सी बात, यहाँ कह रहा है अस, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है यहाँ पर लाइफ, जो कि गिवन नहीं है ना? तो वैसे तो लाइफ ले लेते हैं, द लाइफ ऑफ अस, दैट इज़ व्हाई फिर आप फ्यूचर के साथ जाओ। तो फ्यूचर ऑफ अस,
ऑल, है ना? ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ये सबसे बड़ा मीनस है हम सभी के लिए, है ना? हम सभी के फ्यूचर के लिए। ये कहना चाह रहा है इन द इफेक्ट ऑफ दिस, फोर्थ वाले पे आ जाइए, कह रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन आर। अब यहाँ पर आपको कह रहा है फिल करना है रैपिडली, हाईली, इंक्रीजिंगली या फिर जनरली। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इंक्रीजिंग लिख रहा है तो यहाँ इंक्रीजिंगली नहीं आएगा, ये वाला एडवर्ब नहीं आएगा। हालाँकि इसके पहले एडवर्ब चाहिए। देखो, पॉपुलेशन नाउन हो गया, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब चाहिए। सभी एडवर्ब हैं तो वैसे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जनरली मतलब सामान्य तौर पर होता है, रैपिडली बड़ी तेज़ी के साथ होता है और हाईली, हाईली का मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन, सिंस हम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है वो कैसे है? बहुत रैपिडली है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हाइली ज़्यादातर आप उसके लिए यूज़ करते हो, हाइट वगैरह के लिए। दैट इज़ व्हाई हाइली से ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर रैपिडली है। रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन और लास्ट वाले पे आ जाइए, कह रहा है विल, कह रहा है इनेबिलिटी, एबिलिटी या फिर इंटेंशन। अब पता है, ऑप्शन देख करके ही इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, है ना? कैसे कर पाओगे? वो वाली बात समझना। मैंने कहा एक साइनो, एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। देखो, क्लोज टेस्ट में यूजुअली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बात मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 95% 90% से भी ऊपर या 95% से भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर एक साइनो, एक एंटो इन्हीं में से आंसर होने वाला है, अगर ऐसी कंडीशन है तो। जैसे यहाँ पर एबिलिटी है एंड सेकंड इनएबिलिटी है, तो बाकी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लो आप, है ना? इनको आपने एलिमिनेट कर लिया, विल को और इंटेंशन को एलिमिनेट कर लिया। अब या तो आंसर आपका एबिलिटी होगा या तो आंसर आपका इनएबिलिटी होगा। अब यहाँ पर चूँकि पैसेज की टोन कैसी है, अब आप देखो ज़रा, नेगेटिव है, ठीक है? चूँकि हम पॉपुलेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी ऑप्शंस आपने फिल किए हैं, पढ़े हैं, यहाँ से आप थोड़ा-सा, इसका मतलब फिर एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी के साथ जा रहे हो। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही पॉपुलेशन है ऑन आर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड, ये हमारी असमर्थता है, इनएबिलिटी है टू प्रोवाइड एसेंशियल्स ऑफ लाइफ टू एवरीवन। ये जो ज़रूरतें हैं सभी की, उनको पूरा ना कर पाना, ये इसमें हमारी कहीं न कहीं असमर्थता दिखती है, इनएबिलिटी तो होती है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये आपको हो सकता है आगे भी कैटर करने देखने को मिले कि एक साइनो एक एंटो, तो फिर आप उन्हीं में चले जाना, आंसर उन्हीं में से होगा, मैक्सिमम परसेंट चांसेस है कि उसी में से आंसर होने वाला है, ठीक है? चलिए, ये पहले क्लोज़ टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट हो गया और फर्स्ट क्लोज़ टेस्ट में आप बताएँगे 5 आउट ऑफ आपका स्कोर क्या रहा, है ना? ये कमेंट करके आप बताएँगे, ठीक? अब चलते हैं, नाउ मूव टू क्लोज़ टेस्ट नंबर सेकंड। मैंने बहुत लेंथी पैसेज ले लिए थे लास्ट टर्न पर, इस वजह से मैंने कहा अभी आपका प्री का एग्ज़ाम है, तो अभी केवल 5 क्वेश्चन्स ही देखने को मिलेंगे आपको एक पैसेज से, है ना? तो उसी पैटर्न पर मैंने रखा है, हालाँकि लास्ट पैसेज मैंने 10 क्वेश्चन्स का लिया हुआ है। आइए क्लोज़ टेस्ट नंबर सेकंड में चलते हैं। कह रहा है एन आर्गुमेंट, पहले एक बार मैंने कहा था थारोली आप रीड कर जाया करो पूरे पैसेज को, सो दैट उसका आइडिया पता चल जाए आपको। फिल इन द ब्लैंक मत सॉल्व करिए, बाकी चीज़ें मत करिए, केवल आप ऐसे थारोली देख लीजिए उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पैसेज किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। कह रहा है पुट दैट आवर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड। अब कह रहा है पुट के साथ यहाँ पर आपको ये लगाना है, डाउन, थ्रू या अप या फिर फॉरवर्ड। अब एक-एक को डिस्कस करते हैं पहले तो, देखिए, है ना? कि यहाँ पर ये वाली बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। पुट डाउन करने का मतलब होता है टू सप्रेस, है ना? दबाना किसी चीज़, है ना? उसको बोलते हैं पुट डाउन, सप्रेस करना। पुट अप, पुट अप का मतलब होता है डिस्प्ले करना। पुट अप का मीनिंग होता है डिस्प्ले करना। पुट फॉरवर्ड इसका मतलब होता है टू प्रेज़ेंट, प्रस्तुत करना, का मतलब होता है टू प्रेज़ेंट। अब एक-एक टर्म को मैं समझा रहा हूँ आपको। ये जो पुट फॉरवर्ड है, पहले तो एक और देख लो, पुट अप विथ आता है। पुट अप विथ, हालाँकि यहाँ पर गिवन नहीं, पुट अप गिवन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट करता है। इट मीन्स होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना जिसको आप कहते हो। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो आप किसी के सामने रख रहे हो स्पेशली फॉर कंसिडरेशन, है ना? उसको बोलते हैं पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत करना, है ना? तो उसको बोलते हैं पुट फॉरवर्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है? एक आर्गुमेंट जो है,
उसको क्या किया गया? पुट फॉरवर्ड किया गया। और क्या कि आवर कंट्री इज़ ओवर पॉपुलेटेड, कि हमारी जो कंट्री है वो ओवर पॉपुलेटेड है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुट फॉरवर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। पहले का जो करेक्ट आंसर होगा देखो ना डाउन होगा ना अप होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पुट फॉरवर्ड, है ना? तो पुट फॉरवर्ड का मतलब टू प्रेज़ेंट। एक जो आर्गुमेंट है वो रखा गया कि जो कंट्री हमारी है वो ओवर पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट द वास्ट पोटेंट रिसोर्सेस, है ना? ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री के जो वास्ट सबसे व्यापक जो रिसोर्सेस हैं स्टिल लाई, वो किन चीज़ों पर लाई करते हैं? कह रहा है टैप्ड, अनटैप्ड, अनकंट्रोल्ड और डोरमेंट। अब आपको अगर नहीं मीनिंग पता है डोरमेंट का, नहीं मीनिंग पता है अनकंट्रोल्ड का, तो पहले भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि मैंने कहा कि एक साइनो, एक कंटो विल डिसाइड योर आंसर। इट मीन्स ये वाली बात श्योर हो गई कि यहाँ पर आंसर इन्हीं दोनों में है, टैप्ड या अनटैप्ड। टैप्ड या फिर अनटैप्ड। मैंने कहा 99% यहाँ पर, 95 भी ना कहो, 99% ये टेक्निक आपकी काम करेगी, है ना? तो अब आपने कहा टैप्ड आएगा या अनटैप्ड आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ओवर पॉपुलेशन को लेकर के, नेगेटिव वर्ड से पिक करने हैं फिर हमें। दूसरा ये मीनिंग एक और समझ लो, अनटैप्ड का मतलब होता है नॉट यूज्ड। टैप्ड मीन्स यूज्ड, अनटैप्ड मीन्स नॉट। तो जो ज़्यादा वास्ट पोटेंट रिसोर्सेस, है ना? हमारे कंट्री के स्टिल लाई अनटैप्ड, वो अभी भी अनटैप्ड है। इट मीन्स उन्हें उनका अभी भी यूज नहीं हुआ है ना? इसलिए करेक्ट आंसर होगा अनटैप्ड। जैसे डोरमेंट, बाकी मीनिंग जानते होगे आप। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, निष्क्रिय, इनएक्टिव। जैसे डोरमेंट वोल्केनो आप पढ़ते हो ना, तो डोरमा रूट वर्ड से बना हुआ है। डोरमा का मतलब स्लीप, जो सोया हुआ है, जो इनएक्टिव है, उसके लिए टर्म आप यूज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इज लाई अनटैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज इंडीड, वास्तव में, अ पिटी, ये दया वाली बात है, दैट आर वास्ट रिसोर्सेज, ये बड़ी ही कैसी कैसी बात है, पिटीफुल बात है कि हमारे जो वास्ट रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पर आपको फिल करना है, कह रहा अपीयर, स्टे, गो, डाई। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो डैम श्योर आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता पाओ। कैसे? कह रहा है यहाँ पर देखो जरा, कह रहा है जो रिसोर्सेस हैं वो किस चीज़ पर लाई करते हैं, वो लाई अनटैप्ड। वैसे यहाँ पर ये सेम बात कह रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाई। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज को थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैसेज पर कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं उसी पैसेज पर, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कंट्री स्टिल लाई, ये आ जाएगा वास्ट रिसोर्सेस लाई अनयूज्ड। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाओ। इफ वी आर एबल टू आर प्रोडक्टिव फोर्स, यदि हम समर्थ होंगे अपने प्रोडक्टिव फोर्सेस का, है ना? और क्या करने में? माउल्ड करने में, स्टेम, ब्राइडल या फिर हार्नेस। अब ये जो माउल्ड होता है इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को शेप दे देना, आकार दे देना। स्टेम यू नो वेरी वेल, तना, है ना? पेड़ के तने के लिए यूज करते हो आप। ब्राइडल आप जानते हो, हार्नेस करना, रिसोर्सेस को हार्नेस करने की बात की जा रही है। कह रहा है अगर हम एबल हों कि जितने भी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं उनको सही से हार्नेस कर पाएँ, उनका सही से यूज कर पाएँ। कह रहा है इवन डबल द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यदि कह रहा है यद्यपि जो डबल डबल द प्रेजेंट पॉपुलेशन कैन बी, तो अगर अगर हम सही तरीके से जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है उनको सही से हार्नेस कर पाएँ, और हार्नेस कर पाने पे अगर हम एबल हैं, समर्थ हैं, तो क्या होगा? जो डबल प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर इससे भी दुगनी जनसंख्या हो जाए, इससे भी डबल पॉपुलेशन हो जाए, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? इनकरेज करना है। इनकरेज तो आप जानते हो, उत्साहित करना, एनहांस करना, बढ़ाना होता है, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना होता है, सपोर्टेड, सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम सही तरीके से अपने प्रोडक्टिव फोर्सेस को का यूज़ करने में एबल हैं, समर्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं? इससे भी दुगनी जो पॉपुलेशन है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर एनहांस का मीनिंग नहीं बनेगा, एनहांस मतलब बढ़ाना होता है। तो डबल पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा मीनिंग नहीं कहना। एनकरेज तो वैसे मोराल को बूस्ट अप करने के लिए आप क्या करते हो? एनकरेज करते हो। टॉलरेट का मीनिंग बनेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर कहना चाह रहा है सही तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्टिव फोर्सेस का
यूज़ करने में समर्थ है, तो हम इससे डबल पॉपुलेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे बताइएगा सेकंड क्लोज़ टेस्ट 5 आउट ऑफ आपका ठीक है? नाउ मूव टू क्लोज़ टेस्ट नंबर 3। आइए सर डिस्कस करते हैं थर्ड वाले पे। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पजेस अ इकोनॉमिक सिचुएशन सैटिस्फैक्टरी, होपफुल, फाउल या फिर ग्रीन। आपको पैसेज पहले रीड कर लेना है एक बार थॉरोली, है ना? फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस में आना है, सो दैट आप ऑप्शंस आसानी से पिक कर पाओगे। देखो, मैंने कहा सैटिस्फैक्टरी, होपफुल, फाउल। इनकी मीनिंग पता है, संतोषजनक, आशावान। फाउल मतलब गलत होता है ना? ग्रिम, ग्रिम का मीनिंग नहीं पता है। जस्ट फिर से वही सेम लॉजिक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिम लगा देंगे। उनसे कहो मीनिंग क्या है? सर ये नहीं पता। इसी वजह से तो लगाया क्योंकि मीनिंग नहीं पता है। हाँ, ताकि ठीक है कोई बात नहीं, तुक्का आपका लग गया, सही है। लेकिन यहाँ पर ग्रिम क्यों आएगा उसका रीज़न समझ। ग्रिम का मतलब होता है सीरियस। जो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है, पजस, वो पजस कर क्या? अ ग्रिम इकोनॉमिक सिचुएशन। ग्रिम का मतलब बहुत ही सीरियस। ऐसे इसका मतलब होता है अ पर्सन, पर्सन के केस में अगर आप कहोगे तो अ पर्सन हु इज़ वेरी सीरियस, नॉट हैप्पी, नॉट स्माइलिंग। तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक सिचुएशन, वो भी कैसी? ग्रिम। ग्रिम का मतलब दैट इज़ नॉट हैप्पी, दैट इज़ वेरी सीरियस। तो चूँकि कंट्री की पॉपुलेशन जो है, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो गंभीर इकोनॉमिक सिचुएशन है ना? जो बहुत अच्छी नहीं है, जो बहुत बेटर नहीं है ना? और यहाँ एज अ कंजंक्शन यू नो वेरी वेल, फॉर जब कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हो, ये रीज़न बताता है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर वी आर नॉट एबल टू, क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं। और किस चीज़ में समर्थ नहीं, किस चीज़ में एबल नहीं है? तेरा फाइनेंस करने में, सपोर्ट करने में, फ्लरिश करने में, मेंटेन करने में। नेक्स्ट में चलते हैं। अब कह रहा है कि इट बाय आवर ओन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि हमारी जो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं हम, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू। अब यहाँ पर देखो ज़रा, फ्लरिश मतलब फलना-फूलना होता है, किसी चीज़ का तेज़ी से ग्रो करना। जैसे आप कहते हो जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रहा है। इट मीन्स यू आर सेइंग कि जो बिज़नेस है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। मेंटेन करना आप जानते हो, है ना? फाइनेंस भी आप जानते हो। यहाँ पर सपोर्ट होगा, सपोर्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ये पूरे का मीनिंग देखो, कह रहा है कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना? वो पजेस करती है एक बहुत ही ग्रिम इकोनॉमी के सिचुएशन। ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन सही नहीं है, बहुत सीरियस है। क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट, कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना? अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर से जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम अपनी ग्रिम इकोनॉमिक सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सपोर्ट। अब मेंटेन क्यों नहीं किया? मेंटेन करने का मतलब एक बैलेंस बनाना होता है ना? फ्लरिश तो वैसे भी नहीं यूज़ करोगे, फाइनेंस और ये दोनों तो पहले एलिमिनेट कर लिए। सपोर्ट और मेंटेन में देखो, दोनों में ज़्यादा एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन देगा? दैट विल बी सपोर्ट, है ना? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होता है, उससे हम अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बिसाइड्स के अतिरिक्त ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स द प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स टू द कम्युनिटी, बिसाइड्स रिजेक्टिंग, बिसाइड्स बूस्टिंग, बिसाइड्स डिसमिसिंग, बिसाइड्स न्यूट्रलाइजिंग, है ना? अब डिसमिस कर देना, निकाल देना, रिजेक्ट करना जानते हो आप। बूस्टिंग मतलब तेज़ी से बढ़ाना होता है और न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रल कर देना, है ना? अब क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है बिसाइड्स ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स के अतिरिक्त और किन चीज़ों के अतिरिक्त? कह रहा है अगर हम सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर दें, सारे डेवलपमेंट एफर्ट्स को न्यूट्रलाइज़ करने के अतिरिक्त द प्रॉब्लम ब्रिंग्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रलाइजिंग। डिसमिस का कोई मीनिंग है नहीं, रिजेक्टिंग का कोई मीनिंग है नहीं, पॉजिटिव वर्ड लेना नहीं, इसलिए बूस्टिंग आएगा नहीं। क्योंकि टोन आपको पता चल रहा है कैसी है, नेगेटिव, है ना?
अब चलते हैं अगले वाले पे। कह रहा द प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स, है ना, टू द कम्युनिटी, टू द फैमिली एंड टू द इंडिविजुअल। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स किसके-किसके लिए है? कह रहा वो कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए है। ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स, कह रहा द प्रॉब्लम ब्रिंग, अगर हम सारी चीज़ों को क्या करें, न्यूट्रलाइज़ कर दें, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या लेकर के आती है? कह रहा पेन, कह रहा डिफिकल्टी, डिस्ट्रेस, रिलीफ, ना? तो पहली बात तो जो समस्याएँ हैं, वो कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए रिलीफ ही लाएँगी, है ना? ये वाली बात ये एलिमिनेट कर, डिफ़िकल्टी का तो ठीक है, मेबी आप सोच सकते हो, ज़्यादा आप ज़्यादातर जाओगे इसके साथ, पेन के साथ और डिस्ट्रेस के साथ। अब मैंने कहा जो करेक्ट आंसर है वो डिस्ट्रेस है। ऐसा क्यों किया? समझना, पेन मतलब दर्द होता है, डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली डिस्ट्रेस का मीनिंग आप लिखोगे तो इट मीन्स जो चीज़ आपको अपसेट करे, जो चीज़ आपको वरी करे, अपसेट एंड वरीइंग। तो कह रहा है जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल को क्या करती है? अपसेट करती है, वरी करती है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डिस्ट्रेस। अब पेन को क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि जो समस्याएँ आ रही हैं ना इंडिविजुअल के लिए, इससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए एंड फैमिली के लिए या कम्युनिटी के लिए, वो उनको डिस्ट्रेस करते हैं, वो उनको अपसेट करते हैं, वो उनको वरी करते हैं, है ना? ये करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट। अब चलते हैं अगले वाले में, टू द फैमिली, क्लियर द प्लान व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीज्ड, चेक्ड, इनकरेज्ड, अनचेक्ड। अब मुझे एक बात बताओ, कि आपको ये वाली बात साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये जो 2 वर्ड हैं, एक चेक्ड और एक अनचेक्ड, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। यू नो वेरी वेल। आपने कहा एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर या तो चेक्ड आएगा या फिर अनचेक्ड आएगा, है ना? अब इस वाली बात को हम समझने की कोशिश करते हैं सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर किसके साथ जाना ज़्यादा एप्रोप्रिएट? कह रहा द प्लान व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनचेक्ड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनचेक्ड इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस व्हेन द ग्राउंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लूडेड। कह रहा टू प्लान, प्लान करना व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनचेक्ड, है ना? इज लाइक, ये सेम वैसी समस्या है। कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए प्लान करना, ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे आप कोई घर बना रहे हो, है ना? वेदर द ग्राउंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लूडेड, जबकि ग्राउंड पूरी तरीके से फ्लूडेड है, पानी से भरा हुआ है ना? आई मीन बाढ़ आई हुई है। आई मीन पूरी तरीके से वाटर ही वाटर चारों तरफ है और आप एक प्लान कर रहे हो वहाँ पर हाउस को बिल्ड करने का। तो ये सेम उसी तरीके से अनचेक्ड प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनचेक्ड और मुझे बताइएगा 5 आउट ऑफ आपका स्कोर। ये हमारा था थर्ड आज का क्लोज़ टेस्ट। नाउ टू क्लोज़ टेस्ट नंबर 4। अब सर चलते हैं 4 में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4 में कई सारे पॉइंट्स हैं। ये इसमें इवन आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो कितने हैं? 10 है। अब इनको काउंटर करना है आप। एक-एक देखते हुए चलिएगा। कह रहा द बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र, अ मैन हैज़ इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र, है ना? मे टर्न अगेंस्ट हिम, वो इसके ही खिलाफ हो सकता है। जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, वही आपके खिलाफ हो सकता है ना? एंड बीकम, और क्या हो सकता है? एंड बीकम हिज कलीग, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड, तो एक बात बताओ, जो सबसे अच्छा मित्र है वही आपके अपोजिट आ गया। वही क्या कर रहा है? आपके अपोजिट आ गया एंड बीकम क्या बन गया? असिस्टेंट बन गया। सहयोगी ये तो नहीं कहोगे, एसोसिएट नहीं, कलीग नहीं, एनिमी। मीनिंग से क्लियर है, वही हो सकता है आपका सबसे अच्छा मित्र ही आपका दुश्मन बन सकता है, आपके खिलाफ हो सकता है ना? ये कहना चाह रहा है। अब आगे थोड़ा-सा और पढ़ोगे तो और कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। अरे हिज सन आर हिज डॉटर दैट ही हैज़ रियर्ड विथ लविंग केयर एंड मे प्रूव, है ना? हो सकता है उसका सन हो या उसकी डॉटर हो, जिसको बहुत अच्छे से रियर किया गया है, बहुत लविंग केयर के साथ रखा गया है ना? मे प्रूव, वो हो सकती है, कैसी हो सकती है? कह रहा है अनफ्रेंडली, इनेमिकल, अनग्रेटफुल, अनफेवरेबल।
अगर पिछले का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने किया है एनिमी, तो फिर ये आपके लिए ईज़ी हो सकता है। अगर एक बेटा या बेटी को बहुत, है ना, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत लविंग केयर के साथ उसको रियर किया गया है, वो भी कैसा साबित हो सकता है? तो अनफ़ेवरेबल का कोई मीनिंग नहीं है, अनग्रेटफुल का कोई मीनिंग नहीं है, अनफ्रेंडली, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इनिमिकल। और ये क्यों लिया इनिमिकल? इनिमिकल का मतलब हॉस्टाइल, क्योंकि आपने एनिमी ले रखा है पहले वाले में। वो भी हॉस्टाइल हो सकती है, वो भी एनिमी हो सकता है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, होप सो समझ में आ गया होगा फर्स्ट एंड सेकंड। दोज़ हू आर, ऐसे लोग, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट टू अस, ऐसे लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे बहुत डियर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। दोज़ हूम वी, जिनको हम क्या करते हैं? करेक्ट, कन्फाइड, बिलीव, ट्रस्ट, एश्योर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विथ आवर हैप्पीनेस एंड आवर गुड नेम में बीकम, ऐसे लोग जो हमारे दिल के बड़े करीब हैं, जो हमारे लिए बड़े डियर हैं, हमारे बहुत नियर एंड डियर हैं, जो हमारे लिए, whom we with our happiness, जिन पर हम क्या करते हैं? बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, श्योर करते हैं, कन्फाइड करते हैं। अब ये जो वर्ड है कन्फाइड, कन्फाइड करने का मतलब होता है कि टू टेल समबडी समथिंग दैट इज सीक्रेट। कोई व्यक्ति किसी कन्फाइड है, इसका मतलब है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर कर सकते हैं, बहुत ही सीक्रेट बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, उसको कन्फाइड बोलते हो। अब यहाँ मेन जो फंक्शन है वो इसका है, विद का। अब अगर आपने बिलीव लगाया होता तो इनके साथ जाते, एश्योर लगाते हो तो ऑफ के साथ जाते। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट विल बी ट्रस्ट। वी ट्रस्ट विथ आर हैप्पीनेस एंड आर गुड नेम में बीकम, फोर वाले पे आ जाओ, में बीकम मार्टर, रटर, टर्नकोट, स्केप गॉट। स्केप गॉट होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा का मतलब समझते हो? कि इसका मतलब है कि मिसडीड किसी ने किया, पनिश किसी को किया गया, उसको बोलते हैं स्केप गॉट। टर्नकोट का मतलब दल बदलू होता है। आप जानते हो, यूजुअली लीडर्स के लिए ज़्यादातर हम यूज करते हैं कि एक लीडर जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उनके लिए आप टर्म यूज करते हो टर्नकोट। मार्टर मतलब शहीद होता है, डाइज फॉर नोबल काज, उसको मार्टर बोलते हो। ट्रैटर मतलब देशद्रोही होता है, और विद्रोही, द्रोही, जो भी कहना चाहो। अब मीनिंग के अनुसार कौन सा बेटर होगा? कह रहा है टू दोज whom we trust with our happiness and our good name may become, कह रहा है ऐसे लोग जो हमारे बहुत नियर एंड डियर है, जिन पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो भी हो सकते हैं क्या? कह रहा टू देयर फेथ, उनके फेथ के प्रति कैसे हो सकते हैं बताओ। अब ये इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ, है ना? मार्टर सहित का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। अब या तो टर्नकोट या तो ट्रैटर। ट्रैटर मतलब विद्रोही हो सकते हैं, आपकी फेथ का विद्रोही हो सकते हैं, जो आपने आस्था रखी है उन पर, जो आपने उन पर ट्रस्ट दिखाया है, वो उसका विद्रोह कर सकते हैं, है ना? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ट्रैटर। ठीक है, 5 वाले पे आ जाओ। कह रहा है, अ मैन्स रेपुटेशन मे बी सैक्रिफाइस्ड इन अ मोमेंट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वाले में आपको फिल करना, ब्रीथलेस, कॉशियस, स्विफ्ट, या फिर इल कंसीडर्ड। अब ये वाली बात पता है कि वर्ड जितने आ रहे हैं सब नेगेटिव आ रहे हैं, है ना? यहाँ पर आपने एनमी फिल किया, यहाँ पर आपने इनिमिकल फिल किया। तो आप देखिए सारे उसी तरीके, ट्रैटर अभी फिल करके आ रहे हो आप, यहाँ पर ट्रैटर फिल करके आ रहे हो। इट मीन्स सारे नेगेटिव वर्ड। आप ब्रीथलेस, कॉशियस, स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेजी से, ब्रीथलेस आप जानते हो, है ना? कॉशियस मतलब सतर्क या सावधान। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, चूँकि सारे नेगेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इल कंसीडर्ड। मे बी सैक्रिफाइस्ड इन अ मोमेंट ऑफ इनकंसीडर्ड एक्शन, है ना? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। द पीपल हु आर प्रोन टू ऑनर अस, ऐसे लोग जो क्या करते हैं? हमारा सम्मान करते हैं, है ना? अस व्हेन इज विद अस, जब हमारे पास क्या है? जो लोग हमारा सम्मान करते हैं, कह रहा है लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमारा ऑनर करते हैं, कब? जब हमारे पास क्या है? सक्सेस है, हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, या फिर पावर है। अब आपको हो सकता है सारे करेक्ट लगे, या आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, हम सक्सेस हो जाएँगे तो सारे लोग हमारा ऑनर करेंगे, है ना? हेल्थ का तो हालाँकि रिमूव कर लोगे आप।
कि हेल्थ होगी तो इसका मीनिंग तो नहीं बनेगा। पावर होगी तो सारे सम्मान करेंगे, स्ट्रेंथ होगी तो सारे सम्मान, है ना? अब यहाँ पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट कौन-सा है? दैट विल बी पावर, दैट विल बी पावर। अब ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए, कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, तो आपका सभी सम्मान करेंगे, सभी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? जैसे ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा है, थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ। कि जैसे कोई फादर है किसी फैमिली के, समझिएगा इस बात को, है ना? तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जैसे बच्चे बड़े हो गए, तो हो सकता है इन्हीं का विरोध करें या अपने फादर के प्रति ही हॉस्टाइल होने लगे, है ना? लेकिन ये सम्मान करेंगे अगर इस फादर के पास क्या है? पावर है, अभी भी पावर है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये सारे सम्मान करेंगे, इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो पेरेंट्स हैं इनको मोटी रकम बचा करके रखनी चाहिए। क्योंकि इनके पास अब देखो एक बात तो सिंपल सी है, स्ट्रेंथ तो नहीं रहेगी उस एज में, सक्सेस का तो क्या ही कहें, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा पावर। तो लोग हमारा सम्मान करते हैं जब हमारे पास क्या होता है? पावर होती है ना? कह रहा है मे बी द फर्स्ट टू शो स्टोन्स ऑफ मलाइस, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। कह रहा है मे बी द फर्स्ट टू थ्रो स्टोन्स ऑफ मलाइस। तो ऐसे लोग सबसे पहले हो सकते हैं जो क्या करें? मलाइस का स्टोन्स थ्रो करें। मलाइस मतलब होता है दुर्भावना, उसको आप इल विल बोलते हो, उसी को बोलते हैं मलाइस। कह रहा है व्हेन, अब यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा है डिसरेप्यूट, इन्फर्मिटी, फेलियर या इनसैनिटी। अगले वाले पे आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? ये आपको देखना है। अब पीछे पिछले वाले पे आपने अगर फिल किया है यहाँ पर, क्या फिल किया है यहाँ पर? पावर। व्हेन पावर इज विद अस, जब हमारे पास पावर होगी। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलियर। अब इस पूरे का मीनिंग देखो आप, कह रहा है मे बी द फर्स्ट, ऐसे लोग कोई इंसान भी हो सकते हैं जो मलाइस का थ्रो स्टोन्स करें। व्हेन फेलियर सेटल्ड इट्स क्लाउड अपॉन आवर हेड्स। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? कि अगर आपके पास पावर है तो सारे आपका सम्मान करेंगे, और अगर आपके पास फेलियर है तो फिर क्या होगा? फिर लोग आपसे मलाइस रखेंगे। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है ना? बट इज वन एब्सोल्युटली, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, अनसेल्फिश, चैरिटेबल, जीनरस, वाइज। अब यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड दैट मैन कैन हैव इन दिस सेल्फिश। तो कह रहा है कि बट द वन एब्सोल्युटली। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, अब यहाँ पर बट लगा रहा है, इसका मतलब अभी तक जो बात कह रहा था उसके जस्ट कंट्राडिक्टरी बात बताने वाला है ना? अब इसको हम चेक करते हैं। कह रहा है लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो पूरी तरीके से एब्सोल्युटली कैसा हो? अनसेल्फिश हो। अब यहाँ से भी आप इस सेल्फिश वर्ड में वाइज हो ऐसा नहीं, इस सेल्फिश वर्ड में जीनरस हो, इस सेल्फिश वर्ड में चैरिटेबल हो या अनसेल्फिश। अनसेल्फिश वर्ड जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। कह रहा है एक व्यक्ति पूरी तरीके से अनसेल्फिश हो सकता है। कह रहा है इस सेल्फिश वर्ड में वन दैट नेवर, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, रिबप्स, रिजेक्ट्स, डेजर्ट्स, डिस्कार्ड। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें आप हो सकता है थोड़ा सा फंबल करें। अब पहले तो रिबप का मीनिंग देख लो। अब यहाँ पर वो वाली टेक्निक लगाओगे ना आप, जो वर्ड नहीं, जिसका मीनिंग नहीं पता है, वही आंसर है, तो फिर फँस जाओगे। जैसे इसका मीनिंग होता है अनकाइंड रिफ्यूजल, अनकाइंड रिफ्यूजल, इसका रिबप का। रिजेक्ट आप जानते हो, डेजर्ट आप जान, डेजर्ट और डिस्कार्ड में अंतर है। डेजर्ट करने का मतलब होता है लीव कर देना, किसी को छोड़ देना, है ना? और डिस्कार्ड करने का मतलब क्या होता है? कि थ्रो समथिंग का मतलब भी त्याग देना होता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूजुअली थिंग्स के लिए आता है। थ्रो समथिंग अवे बिकॉज़ बिकॉज़ इट इज़ यूज़लेस, बिकॉज़ इट इज़ यूज़लेस। कोई चीज़ यूज़लेस हो गई है, तो आपने उसको क्या कर दिया? उसका त्याग कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कार्ड। डेज़र्ट करने का मतलब छोड़ना, है ना? अबंडन करना। अब ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर देखिए, कह रहा है द वन कैन नेवर हिम, व्यक्ति कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं, लीव नहीं करेगा, है ना? क्योंकि वो कैसा है? अनसेल्फिश है, ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है। दैट वन नेवर प्रूव्ड डिसीटफुल आर, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन-सा? दैट विल बी डेज़र्ट्स। 1 सेकंड रुकेंगे मेरे भाई, जस्ट अ सेक।
चलिए ये वाली बात। चलिए देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डेज़र्ट्स के साथ जा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब हो गया लीप छोड़ना, है ना? कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो अनसेल्फिश है वो कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं छोड़ता। इसलिए हम डिस्कार्ड्स के साथ नहीं जाते। डिस्कार्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना क्योंकि वो चीज़ यूज़लेस हो। अब चलते हैं लास्ट वाले पे 10 पे। डिसीटफुल आर, डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज। कह रहा है ऐसा व्यक्ति कभी भी ना तो डिसीटफुल होता है और हिज हिज डॉग कह रहा है ट्रीचरस, अनफीलिंग, क्रूएल या फिर हार्श। अच्छा क्रूएल का मतलब मर्सीलेस होता है। क्रूएल का मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट विल बी मर्सीलेस, है ना? और यहाँ पर अगर चेक करेंगे अगले वाले टर्म यहाँ पर हार्श, हार्श का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर टाइप का, है ना? अनफीलिंग आप जानते हो ये तो दोनों सेम ही हो गए, क्रूएल और अनफीलिंग। ट्रीचरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ना तो डिसीटफुल होगा और ना ही ट्रीचरस होगा, धोखेबाज होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसीटफुल और ट्रीचरस। ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी फर्स्ट। और यहाँ पर 10 आउट ऑफ आपको यहाँ पर मार्किंग करनी कितने। अब चलते हैं सर पैराजम्बल। पैराजम्बल के 7-8 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं वन। पहला ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और मैंने बताया था आपको मैंडेटरी पेयर बनाने बहुत जरूरी। अगर आप मैंडेटरी पेयर बना ले रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चंस इजी। स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स। मीनिंग क्या कह रहा है? देखो ऊज का मतलब होता है धीरे धीरे। और एक आप ये कह सकते हो ऊज का मतलब धीरे धीरे निकलना किसी चीज। प्लैंक्स होता है वुड, लकड़ी। एक लॉन्ग फ्लैट वुड को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं। तो कह रहे स्मोक निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्लैंक्स से, है ना? पैसेंजर्स वर टोल्ड, पैसेंजर से कहा गया टू बी रेडी टू क्विट द शिप। उनसे कहा गया कि शिप को छोड़ दें। कह रहा द राइजिंग गेल एंड द स्माउल्डरिंग फायर, everyone knew there was a fire on board. Flames broke out here and there. Most people bore and shocked traveling. चलो अब इसमें मैंडेटरी पेयर देखते हैं। पहले तो एक बात बताओ यहाँ से किसको कनेक्ट करोगे? ये फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ किसको कनेक्ट करोगे? ये कह रहा है प्लैंक से जो धुआं है वो धीरे धीरे स्मोक जो है वो धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर एक व्यक्ति जान रहा है कि भाई आग लगी हुई है बोर्ड। ठीक है? और जब इसको कनेक्ट करोगे तो ये धीरे-धीरे जो फ्लेम्स है वो धीरे-धीरे बढ़ फ्लेम्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना। वैसे ब्रेकआउट के 2 मीनिंग होते हैं। ब्रेकआउट मतलब एक तो मीनिंग होता है किसी चीज़ का फैलना और दूसरा होता है वार आदि का स्टार्ट हो जाना, उसके लिए भी ब्रेकआउट यूज़। यहाँ पर पता है आर के साथ एस का मैंडेटरी पेयर बनेगा। आरएस देखो, ये हर एक व्यक्ति जान गया कि भाई बोर्ड पर अब इस इवेंट को पूरा कनेक्ट करना है आपको। कि आग लगी हुई है, वो आग धीरे-धीरे अब बढ़ रही है ना? इसके बाद क्या करोगे? पैसेंजर्स वर आस्क्ड, पैसेंजर से बोला गया कि टू बी रेडी टू क्विट द शिप, इस शिप को छोड़ दे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला स्टेटमेंट पहले नहीं लाओगे आप। पैसेंजर से कब कहा गया? जब बहुत ज़्यादा जो फ्लेम्स है वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई? ब्रेकआउट हो गई, हियर एंड देयर।
इट मीन्स आर के साथ एस, पहले तो देखो, पी के साथ एस, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये वाला है, यहाँ एसआर है, एसआर तो नहीं कर पाओगे आप, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार पूरा राउंड करके आप जो बातें आपने यहाँ पर डिस्कस करी उनको पूरा राउंड करके देखो। ये प्लैंक से जो स्मोक है वो निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति जान गया कि भाई बोर्ड में आग लगी हुई है और जो फ्लेम्स है धीरे-धीरे अब वो बढ़ गई, ब्रेकआउट हो गए हियर एंड देयर। अब पैसेंजर से कहा गया कि भाई वो रेडी हो जाएँ क्विट करने के लिए, शिप को क्विट करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें कुछ क्वेश्चंस ईज़ी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी हैं। व्हेन वीनर वाज़ ट्रैवलिंग इन इंडिया, तो वीनर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में, ही विजिटेड अ फैक्ट्री वेयर ही saw स्मॉल फ्रेल चिल्ड्रन सिटिंग ऑन डैम्प ग्राउंड। उन्होंने बच्चों को देखा डैम्प ग्राउंड में बैठे हुए, है ना? फ्रेल फ्रेल मतलब नाजुक, छोटे-छोटे जो नाजुक बच्चे हैं वो डैम्प ग्राउंड पर बैठे हुए। एंड द आंसर ही गॉट वाज़ दैट दे वर वीवरिंग कारपेट्स देयर। आंसर क्या मिला कि वो क्या कर रहे थे? वो वीवर कारपेट कर रहे थे, है ना? तो ही आस्क्ड व्हाट दे आर डूइंग, और इसलिए उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। एंड देन ही डिसाइडेड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो इस चीज़ को लेकर के स्टडी करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं चाइल्ड लेबर को लेकर के इंडिया में वो कौन सी हैं। विनर वाज शॉक्ड एट द plight ऑफ द चाइल्ड वर्कर्स। तो विनर जो थे वो पूरी तरीके से शॉक थे, है ना? चाइल्ड वर्कर्स की कंडीशन को देखकर रिसेंटली ही हैज पब्लिश्ड। ओके, अब देखो एक सिंपल सी बात है, इन्होंने देखो कनेक्ट कैसे करोगे समझना। पहले तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं पी वाले में और पी वाले में उसका आंसर मिलता है। ये देखो जरा, तो एक तो ये बन गया क्यू के साथ पी का मैंडेटरी पेयर, ये वाली बात बिल्कुल श्योर है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने एक फैक्ट्री में विजिट किया जहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्मॉल फ्रेल चिल्ड्रन जो कि डैम ग्राउंड में बैठे हुए थे उनको देखा। उन्होंने उनसे पूछा व्हाट आर दे डूइंग, ये देख किसके लिए आए, ये बच्चों के लिए। व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे, वे वहां पर क्या कर रहे थे यहाँ पर। एंड द आंसर ही गॉट वाज दैट दे वर वीवरिंग कारपेट देयर। तो क्यू के साथ पी का मैंडेटरी पेयर क्यू पी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर क्यू पी चाहिए ना हमें, पी क्यू नहीं चाहिए। ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार पूरा राउंड करके देख लो। अच्छा, तो एक मैंडेटरी पेयर से आज आपका आंसर निकल आया, लेकिन फिर भी राउंड कर लो आप। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा वो क्या कर रहे थे, आंसर मिला कि वो जो कारपेट्स है उनको वीव कर रहे हैं, है ना? इसके बाद एस के साथ जाओगे। विनर वाज शॉक्ड एट द plight ऑफ, अच्छा उस, तो उनकी कंडीशन को देख कर के वो बहुत ज़्यादा शॉक थे। एंड देन ही डिसाइडेड, और तब उन्होंने डिसाइड किया। ये एक और पेयर यहाँ पर बन रहा है एस के साथ आर का। एक तो क्यूपी हो गया, सेकंड एसआर हो गया। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। देयर आर डाइवर्जेंट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हो सकता है आप कहीं ना कहीं फंबल कर जाए। देयर आर डाइवर्जेंट थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज है ना? डाइवर्जेंट थ्योरीज है एजुकेशन। देयर इज स्टिल अनदर which hold the education has to be considered rather in relation to community than to the other. Yet again, some believe that a right proportion of all the theories should go into every system. The other holds that the purpose of education is to impart culture. The first considered that the sole purpose of education is to provide opportunities for growth. No actual education proceeds. अब देखो एक सिंपल सी बात, कह रहा है अलग-अलग डाइवर्जेंट थ्योरी। पहली थ्योरी क्या कहती है, ये आपका करेक्ट एस हो गया। अच्छा, एस के साथ फिर कह रहा है फर्स्ट कंसीडर दैट द सोल पर्पज ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो पहले टाइप के लोगों का मानना है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का पर्पज है वो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ होना चाहिए, है ना? मतलब अवसर मिलने चाहिए ग्रोथ के, ठीक है? तो एस और एस के साथ फिर आर आएगा, द अदर होड। ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? द फर्स्ट, यहाँ से, द फर्स्ट, द अदर। अब पहले टाइप के कुछ ऐसी थ्योरी है, सेकंड टाइप की थ्योरी ये है, द होल्ड्स दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू इम्पार्ट कल्चर। अब दूसरे तरीके के लोगों का मानना है कि कल्चर को इम्पार्ट किया जाना चाहिए, है ना? और इसके बाद दी देयर इज स्टिल अनदर, अभी भी एक दूसरा टाइप का वर्ग है,
देखो आप यहीं से पिक कर सकते हैं। अदर, द फर्स्ट, द अदर और अनदर, ये which shows that education has to be considered rather in relation to community than to the other। एक पॉइंट आपको मिल रहा है, पता है क्या? कि एस, ये आपने किया, एस हो गया, एस के साथ आपने क्या किया? आर। ये तो क्लियर हो गया, एस आर का कॉम्बिनेशन। अब एस आर देखो यहाँ पर, एस आर, एस आर, ये दोनों तो हो गए। अब पी क्यू आएगा या क्यू पी आएगा? तो मैंने क्या कहा देखो, कि द अदर के बाद दी अनदर, अनदर वाला टर्म, द अनदर हालांकि नहीं लिखे, अनदर वाला टर्म लोगे। एक और टाइप की थ्योरी है, वो पी में आप डिस्कस करो, तो एस आर पी और लास्ट में क्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द एज ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन इन 1940। तो एज ऑफ कंप्यूटर को कब से कंसिडर किया जाता है? 1940। एंड नाउ इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ फील्ड वेयर कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड। लेकिन अब ये पाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज नहीं होता। दोज अर्ली कंप्यूटर्स वर हाई हैवी अफेयर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीड एंड साइज। तो जो अर्ली कंप्यूटर थे उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी, स्पीड साइज को लेकर के, और बहुत ज़्यादा ह्यूज होते थे। इट वॉज ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट द कंप्यूटर रियली कम ऑफ एज, बट द कंप्यूटर्स वर इन यूज long before that. They had several rotating shaft gears which almost doomed them to operation। अब देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे? पहले मैंने कहा मैंडेटरी पेयर बनाते हैं। मैंने कहा एक बात बताना यहाँ पर, मैंने कहा कि सिंपली आर के साथ ई का मैंडेटरी पेयर बनाते, बट कंप्यूटर्स वर इन यूज वर लॉन्ग बिफोर दैट। तो पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैसे होते थे? बहुत लॉन्ग होते थे, है ना? और ये कैसे थे? कह रहा है दोज अर्ली कंप्यूटर वर ह्यूज हैवी अफेयर्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीड एंड साइज, और इनमें स्पीड और साइज भी, जैसे स्पीड भी बहुत कम थी, साइज भी बहुत भारी था। ये देखो आर के साथ पी का पेयर बन रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पर, पता है क्या? ये जो आर है ना, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। एज ऑफ कंप्यूटर कंसीडर टू हैव बिगिन इन 1946 तो माना जाता है। लेकिन उस समय के कंप्यूटर कैसे थे? बहुत ही लॉन्ग होते थे, बहुत ही साइज़ में बहुत बिग थे, स्पीड बहुत कम थी, ये कहना चाह रहा है। आर के साथ पी का मैंडेटरी पेयर बना, आरपी और आरपी। अब आपको चेक करना है, क्यूएस होगा, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और बी। या तो एसक्यू होगा या फिर क्यूएस होगा। अब आप चेक करो, कह रहा है अब देखो एक बात बताना कि 1 मिनट, यहाँ पर देखो ज़रा, कह रहा है दे हैव सेवरल रोटेटिंग शाफ्ट एंड गियर्स। अच्छा, ये स्लो ऑपरेशन क्यों होते थे? क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा था। एक और आप ये बना सकते हो, पी के साथ एस को आप कनेक्ट करो। क्यों? देखो, आपने कहा सबसे पहले लॉन्ग है, फिर आपने कहा साइज़ और स्पीड भी कम है, फिर आपने कहा ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें रोटेटिंग शाफ्ट होते थे, गियर्स होते थे जो कि इसके ऑपरेशन को स्लो करते थे। इट मीन्स आरपीएस, आरपीएस। क्यू वाला आखिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अ सर्टेन यंग मैन वाज इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ अ टीचर। एक खास टाइप टाइप के व्यक्ति को टीचर के देख-रेख में रखा गया। द डलार्ड विल कम टू ग्रीफ इफ आई सेंड हिम अवे विदाउट अ सिंगल लेसन, थॉट द टीचर। He was so dull of mind that he could not, even in 3 months' time, learn as much as a single lesson. The young man came to ask the teacher's permission to go home. It is my business, अगले वाले टर्म पे आ जाइएगा, business to provide a good education to my people to get in on in life. The teacher asked him to wait. अब पता है, एक तो सीधा-सीधा मिल रहा है, ये वाला आर के साथ, ये वाला आखिरी, और आखिरी स्टेटमेंट हो। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? समझना, मैंने यंग मैन ने टीचर से परमिशन माँगी घर जाने की, लेकिन टीचर ने कहा आस्क्ड हिम टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। आर विल बी योर करेक्ट, आर विल बी योर लास्ट स्टेटमेंट। एक तो ये क्लियर मिल गया, तो आर कहाँ पर लास्ट है? एक ये वाला बन गया, है ना? अब दूसरे तरीके से इसको हम बेटर करते हैं, समझना। रखा गया, लेकिन वो इतना डल था, ही कुड नॉट इवन इन 3 मंथ्स टाइम
लर्न एज मच एज अ सिंगल, है ना? अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डल है ना? और क्यू के साथ पी का मैंडेटरी पर पेयर बनेगा। देखो कितना डल है। अब दिस लॉर्ड विल कम टू ग्रीव, इसके ग्रीव का कारण है वे विदाउट अ सिंगल लेसन थॉट द टीचर। टीचर भी ये सोच रहा है कि भाई अगर मैं इसको बिना कुछ सिखाए भेज दूँगा, ये कैसा होगा? तो इसका मतलब है देखो 2 चीज़ें, आर आखिरी वैसे तो आंसर तो मिल गया यहीं से, लेकिन फिर भी आप देख लो क्यू के साथ पी का मैंडेटरी पेयर बना, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी आप राउंड करके पूरा देख सकते हो इसको। नेक्स्ट, ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। अमेरिकन प्राइवेट लाइफ में सीम शैलो। तो अमेरिकन प्राइवेट लाइफ जो है वो कैसी है? शैलो। शैलो मतलब उथला होना, है ना? नॉट डीप, नॉट डेप्थ, उसमें गहराई नहीं है। स्टूडेंट्स वुड वॉक अवे विथ बुक्स दे हैड नॉट पेड फॉर। तो अब देखो, अ चाइनीज जर्नलिस्ट कमेंटेड ऑन अ क्यूरियस इंस्टीट्यूशन द लाइब्रेरी। देयर public morality, however, impressed visitor, but in general way, they returned them. They would not happen. This would not happen in China, he said. अब इसको कनेक्ट करिए, आप कहाँ से कनेक्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक सबसे पहले बात कि एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने कमेंट किया है क्यूरियस इंस्टीट्यूट ऑन अ क्यूरियस इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी को लेकर के, है ना? और क्या कमेंट किया है? तो ये है ई वाली बात, क्यू के साथ पी का मैंडेटरी पे कमेंट क्या किया देखो, स्टूडेंट वुड वॉक अवे विथ बुक, और उन्होंने उसके लिए पे नहीं किया और बुक लेकर के चले गए, है ना? यूपी बन गया, सही है? इसके बाद आ जाओ, बट इन जनरल वे दे रिटर्न देम। लेकिन अब ये देखो एस जो है इसके पहले बट लगा है, बट अपोजिट बात को कनेक्ट करेगा, अगर आप देखो तो। जब अपोजिट बात को ये कनेक्ट करेगा तो इसका मतलब है पी के साथ एस का मैंडेटरी पेयर होगा। वैसे तो उनको पे करना चाहिए लेकिन बिना पे किए हुए चले गए। बट इन जनरल वे दे रिटर्न देम, इन जनरल वे पर उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को वापस कर दिया, उन बुक्स को वापस कर दिया। एस, क्यूपीएस, बस यहीं से बना सकते हो आप, क्यूपीएस ऑप्शन नंबर बी। अब इस पूरे का मीनिंग समझ लो, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा कि अमेरिकन प्राइवेट लाइफ जो है वो बहुत सैलो समझ आता है ना? ऐसा कौन कह रहा है? एक जर्नलिस्ट है जो कि कमेंट कर रहा है किसको लेकर के? अ क्यूरियस इंस्टीट्यूशन द लाइब्रेरी को लेकर। कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पे नहीं किया और वो क्या किए? वॉक अवे कर गए, ये कहना चाह रहा है। बट इन जनरल वे दे रिटर्न देम। इसके बाद आते हैं आर, देयर पब्लिक मोरालिटी हाउएवर इम्प्रेस्ड विजिटर। इस तरीके के उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है, हालाँकि उस दिन उसने क्या किया? विजिटर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। दिस वुड नॉट हैपन इन चाइना ही सेड, और ये कहता है ये सब चाइना में नहीं होता, ये जो आपने ये इतनी बात लिखी। हाँ, ये वाली क्यूपीएसआर, है ना? ये सारा कुछ चाइना में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आफ्टर द फायरिंग दैट इवनिंग द स्ट्रीट दैट यूज्ड टू बी फुल ऑफ पीपल वाज कंप्लीटली डेजर्टेड। अब इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको। प्रॉब्लम होने का बिल्कुल बेसिक सा रीज़न है, ठीक है? क्योंकि आप सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। चलो कनेक्ट करते हैं। आफ्टर द फायरिंग दैट इवनिंग द स्ट्रीट वर टू फुल ऑफ पीपल वाज कंप्लीटली डेजर्टेड। फायरिंग हुई शाम को, स्ट्रीट पूरी तरीके खाली हो गए, लोग नहीं दिखाई पड़े। नॉर वर एनी विंडो ओपन आर लाइटेड, ना ही कोई विंडो ओपन थी और ना ही उसमें लाइट देखने। सडनली आई डिटेक्टेड अ मूवमेंट टू माई लेफ्ट। अचानक मुझे कुछ मूवमेंट समझ में आया मेरे पास में, मेरे बगल में। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल डोर्स वर फर्मली क्लोज्ड। अरे ह्यूमन ट्रस्ट तो छोड़ो, ह्यूमन ट्रस्ट तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे थे। इवन डोर्स तक भी बहुत जो डोर्स थे वो भी क्लोज थे। सरप्राइजिंगली इवन द स्ट्रे डॉग्स हैड डिसअप्रूव्ड, वो भी गायब हो गए थे। सरप्राइज की बात तो जो है कि वो जो स्ट्रीट डॉग हैं वो भी डिसअप्रूव्ड हो गए। आई वाज सो फ्राइटेंड दैट आई रैन फॉर माय लाइफ। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, पहले समझना। ये फायरिंग हुई स्ट्रीट पर, समझना मेरे भाई, ये फायरिंग हुई स्ट्रीट पर और सारे लोगों ने स्ट्रीट खाली कर दिया, मतलब सारे चले गए जितने लोग हैं। अब लोग चले गए तो इसके बाद क्या होता है? अब देखना, कि लोग चले गए तो कोई भी
ह्यूमन बीइंग के ट्रैश नहीं देखने को मिले। डोर्स जो हैं वो क्लोज़्ड हो गए और साथ ही साथ जो विंडोज़ हैं, वो भी ना तो लाइटेड है, ना ही ओपन है। तो डोर्स भी अब यहाँ से कनेक्ट करो, डोर्स बंद हैं और विंडोज़ भी क्या हैं, क्लोज़्ड हैं। क्या आर के साथ क्यू का पेयर बना सकते हो? जी हाँ, आर क्यू। आर क्यू देखो कहाँ पर आया, आर के साथ क्यू, है ना? 1 मिनट रुकिएगा, आर के साथ पी होगा ना, क्यू क्यों होगा? पी वाला बन रहा है ना, तो आरपी। आरपी देखो कहाँ पर है, ये है आरपी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है एंड इसमें भी नहीं है, लो करेक्ट आंसर यही। एक की पॉइंट अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो वहीं से क्लियर कर लोगे। उसके बाद भी देखो आरपी के बाद एस आ जाएगा। इवन यहाँ तक कि जो स्ट्रीट डॉग है वो भी डिसअप्रूव्ड हो गए, है ना? और लास्ट में क्या आ जाएगा? आरपीएसक्यू, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड एंड वन मोर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 8। बट हाउ डज़ अ न्यू वर्ड गेट इंटू द डिक्शनरी? है ना? बट हाउ डज़ अ न्यू वर्ड गेट इंटू द डिक्शनरी? कोई भी वर्ड जो है वो डिक्शनरी में किस तरीके से आता है, वो बताने की कोशिश। अरे he sorts them according to their grammatical function and carefully writes a definition। ये ही किसके लिए आया है पहले तो पता करना है। When a new dictionary is being edited, a lexicographer collect all the alphabets। ये देखो ये मिल गया, इसके लिए आप ही लगा रहे हो। इट मीन्स ये वाली बात तो श्योर है। देखो अच्छा ये लास्ट में सिक्स वाला तो सबसे आखिरी में आएगा ना, तो इसमें क्या ही करें। अरेंज द, अच्छा वो सब करता है। द डिक्शनरी मेकर्स नोटिस इट मेक अ citation list। The moment a new word is coined is usually enter the spoken language। The word then possess okay। अब देखो मैं इसको इसका एक प्रॉपर ऑर्डर, अब पता है इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर ऑर्डर ही जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोई नया वर्ड डिक्शनरी में आता है। अब पहला वर्ड कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? ये प्रोसेस आपको पूरा समझना है। द मोमेंट अ न्यू वर्ड इज क्वाइंड इट यूजुअली इंटर्स द स्पोकन लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो कोई वर्ड जो नया क्वाइन होता है वो स्पोकन लैंग्वेज में देखने को मिलता है। आर विल बी योर फर्स्ट स्टेप, है ना? अब क्या करते हैं जो डिक्शनरी मेकर्स हैं, नोटिस इट, इसको नोटिस करते हैं एंड मेक अ नोट ऑफ इट एंड साइटेशन लिस्ट में स्लिप में इसको डाल देते हैं। आर के साथ क्यों है? प्रोसेस समझना आप। ये सबसे पहले ये स्पोकन लैंग्वेज में देखने को मिलता है, फिर उसको जो डिक्शनरी मेकर है उसको क्या करते हैं, साइटेशन लिस्ट में, है ना? इसके बाद क्या आएगा, ये कि व्हेन अ न्यू डिक्शनरी इज बीइंग एडिटेड। अब कोई नई डिक्शनरी जो एडिट की जा रही है, लेक्सिकोग्राफर उन सबको कलेक्ट करता है, वो सारे साइटेशन लिस्ट को अरेंज करता है ना? ये वाली बात। तो इसका मतलब है आरक्यूपी, ये प्रोसेस आपको समझ में। द वर्ड देन पजेस फ्रॉम अ रियल्म ऑफ हियरिंग ऑफ, ओके हाँ ठीक है। आरक्यूपी, अब आप देखो आरक्यूपी, ये तो नहीं है, आरक्यूपी हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड। मुझे बताइएगा टोटल एट पैराजम्बर्ड में आपका स्कोर क्या था? और मेरे भाई वन मोर थिंग कि अब कल से आपके वीडियोस रेगुलर रहेंगे, बट देयर इज वन मोर थिंग, आपको भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आपके लिए प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा हूँ ना, कि वो जो वोकैब वाली समस्या है उसको काउंटर कर, जो क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बर्ड है, उसको काउंटर कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक तरफ से आपके रिवीजन चल रहे हैं ऑलरेडी, हालाँकि मैंने 2 बना रखे हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएगी, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।